पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा है? यहाँ जो लगा रहता है ना, तसलसल बड़ा लाजिम है। हमारी दो लड़कियां थी ना क्लास की, हम आपस में बात किया करते थे, यार जब ये आएंगी ना एमएससी करके, उफ तहलका मच जाएगा यार, लोग इंतजार किया करेंगे। नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस स्टोरी नहीं है। आशिफ साहब अभी तक इतना खामोश क्यों हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं सामने आई? जान से प्यारे लोगों से भी कुछ पर्दा लाजिम है। नवाज शरीफ साहब जिस शान शौकत के साथ 21 अक्टूबर को यहाँ लैंड हुए थे ना, जो वादे उनके साथ किए गए थे वो सारे वफा ना हो सके। अंदर की खबर ये है कि नवाज शरीफ ने ये कहा था, मैं मौलाना फजलुर रहमान का मरहून मिन्नत नहीं हो सकता। आज मौलाना फजलुर रहमान इतनी अहम आइडेंटिटी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना पड़ रहा है उन्हें। कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ हमेशा से बनाते आए हैं, वो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन उनको जाने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जा रही। अगर नवाज शरीफ यूके जाके बैठ जाते हैं, उन्होंने अगेन एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाना है। इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो जेल से कब तक बाहर आ रहे हैं? इमरान खान बेचारा बेजार बैठा है, आप शरारतें कर रही हैं। जो तो घर वाले कहने लग पे ना, मुंडा तो कुछ करेगा, तो वो लीडर होता है। वो टबूसियाँ सबसे ज़्यादा इमरान खान मार लेता है। वैसे जितना पब्लिक प्रेशर है, थिंग्स कैन बी ऑपोजिट, बट इमरान खान इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होना तय है और इमरान खान का खुदा न खास्ता इमरान खान पे कोई कड़ा वक्त आ सकता है। अस्सलामुअलैकुम, 94 न्यूज़ के साथ मैं हुक्सा दिलावर। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर के सीनियर होस्ट आबिद नसीर साहब। आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं उनका रेडियो पाकिस्तान से टीवी तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे दावत दी। आपके चैनल के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपका सहाफ़त का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, ये ना कोई फूलों का सफ़र नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है, पुरखतर रास्ते हैं। बहुत मुश्किल से आपको अपना नाम बनाना पड़ता है, आपको काम दिखाना पड़ता है, आपको अपना दाम बनाना पड़ता है, और फिर आपको नए ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आपकी पर्सनल कोई लाइफ नहीं रह जाती। जिसने इश्क किया है ना, वो सहाफ़त में नाकाम हुआ है। अगर तो आपने नाकाम से सहाफ़ी बनना है तो फिर इश्क कर लीजिए, अगर आपने कामयाब सहाफ़ी बनना है तो फिर अखबार से इश्क कर लीजिए। जो सहाफ़ी आज भी क्लेम करते हैं ना, भाई बग़ैर पढ़े हमने तो कारहाए नुमायाँ सर अंजाम दे दिए, हमने तो बड़ा नाम बना लिया, वो कोई बड़ा नाम नहीं बना सकते। हाँ, वो सोशल मीडिया पे कोई स्टंट करके, कोई इस तरह की अजूबा टाइप चीज़ दिखा के तो वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें ना कि वो सही कंटेंट दे के कोई नाम बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते। वो है ना जी, ये हकीकत है कि डस लेता है सांसें फिर भी, इश्क वो रोग है जिसे शौक से पाला जाए। और एक सहाफ़ी का जो इश्क होता है ना, वो अखबार होती है। एक सहाफ़ी का इश्क टीवी के प्रोग्राम्स देखना होता है। एक सहाफ़ी का इश्क बाकी जो तज्ज़ियाकार हैं उनको सुनना होता है, इंक पर्सन्स को सुनना होता है। उन्होंने हर चीज़, हर तरह की नॉलेज को गैदर किया। एग्जैक्टली, आपको जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उनको हर सूरत अपडेटेड रहना है आपने उनसे, तभी आप एक अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान से आगाज़ किया जी। रेडियो पाकिस्तान में जब फॉर द फर्स्ट टाइम जाके मैं सीट पे बैठा ना, तो अफशा साहिबा, खुदा करे वो ज़िंदा भी हों, सलामत हों, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुंडिया जिस तरह तू सीट पे बैठा है ना, मैंने लगता है तू कुछ करेगा। तो दैट वाज वंडरफुल मोमेंट। मैंने कहा यार किसी बड़े ने, मतलब शी वाज मोर देन सीनियर लेडी, किसी बड़े ने यार इतना हौसला दिया कि हमारे सीट के ऊपर बैठने के स्टाइल को उन्होंने इतना सराहा। तो वही एक चीज़ थी जिसने हौसला दिया। रेडियो पाकिस्तान मतलब टिल 2022 तो रेगुलर किया, 2012 से 2022 तक 10 साल तो कंसेक्यूटिव शोज़ किए। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ब्रेक के बाद जैसे अब वक्त मिलता है कोई शोज़ कर लेते हैं, वरना ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। उसके बाद मेरा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मैस पॉलिटिक्स, उसको देखता हूँ, तो ज़ाहिर है रेडियो का उस तरह वक्त नहीं मिलता। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में काम करने का आपका तजुर्बा कैसा रहा है? बड़ा ज़बरदस्त जी। देखिए, यहाँ जो लगा रहता है ना, तसलसल बड़ा लाजिम है। अब प्रॉब्लम ये आती है, जिस तरह वी वर 66 स्टूडेंट्स
व्हेन वी वर डूइंग एमएससी मैथ कम्युनिकेशन, मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशलाइजेशन है, तो हमारे ना साथ 2 लड़कियां हुआ करती थी, दे वर मोर दैन ब्यूटीफुल। और हम राबिया अनम उस वक्त बहुत इन थी जियो पे ना, जब वो खबरें पढ़ती थी ना, अस्सलाम वालेकुम जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया अनम, हम ना दहल जाते थे। हम अच्छा मतलब खुश होते थे यार, प्यारी स्क्रीन बड़ी अच्छी थी। लेकिन वो जो हमारी 2 लड़कियां थी ना क्लास की, हम आपस में बात किया करते थे, यार जब ये आएंगी ना एमएससी करके, उफ तहलका मच जाएगा, लोग कहेंगे ये स्क्रीन, ये ब्यूटी। यार लोग इंतजार किया करेंगे। नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। हुआ ये कि वो जैसी फ्री हुई एमएससी से, वो एक मीडिया आउटलेट पे गई और उन्होंने कोई इंटर्नशिप महीने की जोम था कि हम तो प्यारी बहुत हैं, कि जो मैं प्यारा बहुत हूं ना, मैं चीज तारीफें कुछ एक्स्ट्रा पहले ही मिल चुकी थी। हाँ पहले, यानी हम जैसे लोग भी ये कहा करते यार तुसी सोनिया जी, यार ब्यूटी जे, यार नेचुरल लर्निंग पॉइंट से पहले पीछे हट जाता है कि एक तारीफें और वो सारी चीजें सीखने का मौका ज्यादा देर टिक नहीं सकी। होता यह है कि आपने मीडिया में टिकना है। अब प्रॉब्लम है इसके, मेरी एक जो को एंकर थी, मैं स्टार एशिया में था, मेरी आज को एंकर जियो न्यूज़ पे बैठी हैं, बल्कि मैं पाकीज़ा ज़ाहद को सलाम भी करता हूँ और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। पाकीज़ा ज़ाहद कहा करती थी सर मैं कभी एंकर बन पाऊँगी, तो मैंने कहा यार बन सकती हो, अगर लगी रही तो बन जाओगी। ज़ाहिर है लड़कियों के लिए मौके भी ज़्यादा होते हैं, लड़की लगी रही। आज पाकीज़ा ज़ाहिद मुबशर हाशमी के साथ बैठ के जियो न्यूज़ पे हेडलाइंस पढ़ रही होती है, खबरनामा पढ़ रही होती है, तो दैट इज़ मोर देन फैबुलस। यानी जो तसलसल के साथ लगा रहा वो कामयाब ठहरा, और जिसने कहा यार बहुत मुश्किल है, यार तनख्वाह नहीं मिलती थी, यार तनख्वाह लेट हो गई थी। चैनल्स में हालांकि एक नॉर्मल चीज़ है, फेस करनी पड़ती है। अच्छा वो मतलब जितना मर्जी प्यारा है, वो जितना मर्जी राज दुलारा है, वो जितना मर्जी कह लीजिए कि उसे मोहब्बतें मिली हुई हैं, वो फ्लॉप होगा। आपकी स्क्रीन उतनी मैटर नहीं करती जितना आपका नंबर 1 लहजा मैटर करता है, नंबर 2 आपका तसलसल मैटर करता है। जिसने तसलसल के साथ मीडिया में काम किया है वो फ्लॉप नहीं हुआ, वो नॉर्मल सी आइडेंटिटी आज बहुत बड़ी आइडेंटिटी बन चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी कंपें टांग जाती थी, समझ रही है ना हैं? बिलावल ने कहा था ना कंपें टांग जाती हैं, तो मतलब उनकी टांगें वाकई कांप रही होती थी। और दे आर सीनियर एंकर्स नाउअडेज। जिसने तसलसल को छोड़ा वो जितनी मर्जी महान शख्सियत था वो तबाह बर्बाद हुआ है। और उसने आके गिला किया मीडिया इंडस्ट्री बहुत बुरी है, यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती, यहाँ मौका नहीं मिलता। नेगेटिव पॉइंट्स दुनिया को बता दिए, लेकिन अपना वीक पॉइंट नहीं बताया कि तो मैं तो जी जहां गया हूं रिस्पेक्ट मिली है। मीडिया इज क्राउन। मीडिया की वजह से, मतलब मैं लेक्चरर हूं, मैं मतलब नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हूं, मतलब लोग ना मुझे जानते हैं बीइंग नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर, ना मुझे जानते हैं मैं O&A लेवल्स की उर्दू का बहुत बड़ा लेक्चरर हूँ, ना मुझे जानते हैं मैं गुलजार आबिद का राइटर हूँ, ना मुझे जानते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा कॉम्पेयर हूँ, मतलब जहाँ मैंने कॉम्पेयरिंग की सताइश मिलती है। लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है ना, ये एक नेशनल टीवी पे बंदा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होस्ट कर रहा है, वो एक दफ़ा बात करना चाहता है, वो बंदा ताल्लुक बनाना चाहता है, तो मीडिया को आप कैसे कह सकते हैं जिसने आपके सर पे ताज पहनाया? आप नहीं कह सकते कि सफ़र बुरा रहा, आप नहीं कह सकते मुश्किलात बर्दाश्त की, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आए हैं। ये मुश्किल सफ़र जो झेल गया वही अपने रास्ते बना गया। तसलसल के साथ मुश्किल सफ़र झेलना है। ये नहीं कि आपने सफ़र शुरू किया, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने सारा कुछ छोड़ा, घर में बैठ गए, आपने कहा यार हालात बड़े माठे हैं तो मैं घर में बैठ जाऊं, फिर आपको लगा यार वेले रहना उससे ज़्यादा मुश्किल है, चलो अब मीडिया ही कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अच्छा मुझे ये भी बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम कैसा है? सियासी निज़ाम जी, पाकिस्तान की तारीख में पोलराइजेशन इतनी कभी नहीं थी। मतलब वुड यू इमेजिन, हम बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि पाकिस्तान को $7 अरब की किस्त मिलने जा रही है। 25 सितंबर को ये फाइनल हो जाएगा,
पाकिस्तान 7 अरब की किस्त लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने इसी साल 22.6 अरब डॉलर गर्दिशी कर्जों की मद में देना है। सितम ज़रीफ़ी ये है, हमारी जीडीपी का इन टोटल 74% प्लस हर साल कर्जों की मद में चला जाता है। जब तक हम ये हंगामी बुनियादों पे इंतज़ाम करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम पैदावारी मईशत को तरवीज नहीं देंगे, तब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि आप 100 रुपये कमाते हैं, आपने 74 रुपये कर्ज देना है, आप किस तरह घर का रेंट देंगे, आप किस तरह, मतलब पाकिस्तान में पता नहीं कितना कुछ रेंट पे है, आप किस तरह गाड़ी का फ्यूल एडजस्ट करेंगे। हमारी विफाकी गवर्नमेंट के पास जो यूके में टोटल 92 व्हीकल्स हैं जो यूके की पूरी पार्लियामेंट को चलाती हैं, पाकिस्तान में वही तकरीबन 400% व्हीकल्स हैं जो सिर्फ विफाक, वो जो 27 किलोमीटर का एरिया है ना, उसको चला रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में हमें पैदावारी सियासत, पैदावारी मईशत को लेके चलना है। और बल्कि अगर मैं कहूँ पैदावारी सियासत, तो वो भी गलत नहीं है। हमारा जो पॉलिटिशियन है उसको इस वक्त इतना मुदब्बिर, इतना मुहक्किक, इतना समझदार, इतना जिम्मेदार हो जाना चाहिए कि भाई हमें काम करके दिखाना है। हमें पाकिस्तान का वो बच्चा जो सिसकता बिलकता डिग्रियां उठाए सड़कों पे धक्के खाता फिर रहा है, उसको जब तक हम नौकरी नहीं देंगे, उसके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं करेंगे, भाई हमारी सियासत नहीं चलने वाली। ये मुल्क सलामत है, इसकी रोजगारी के साथ साथ हमारा मुल्क भी तो संवरेगा। हाँ जी, सियासत सलामत है। अगर ये मुल्क सलामत नहीं है, जिस तरह पोलराइजेशन, हम मतलब देखें आजकल तरामीम का दौर चल रहा है, कहा जा रहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि सरकारी मुलाजमीन की जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 65 से बढ़ा के 68 साल एज कर देनी चाहिए, और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी उम्र 62 से बढ़ा के 65 साल कर देनी चाहिए। मतलब क्या आपको इतनी ज़रूरत पड़ी हुई है? मैं बहुत देर पहले कह चुका हूं कि जब तक आपने एक्सटेंशन देना बंद ना की, जब तक आपने लोगों के हुकूक देने बंद ना किए, जब तक आपने निज़ाम के तहत चलना शुरू ना किया, तब तक ना हमारी मईशत बढ़ेगी, फले फूलेगी, ना हमारा सिस्टम स्मूथ चल सकता है। यही फिर एक बंदे को हर दौर में जेल में रखना पड़ेगा, दूसरे बंदे जो हैं उसको जेल में रखने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और वही जो आम आदमी है, वो जो कैमरे के उस पार बैठा है, वो बेचारा अपना बिल उठा के अपने बच्चों को उठा के अपने बच्चों को उठा के वो बेचारा नहर के किनारे खड़ा होगा, मेरा कोई बिल अदा कर दे वरना मैं बच्चों समेत ये कूद रहा हूँ। वही बंदा अपने गैस का बिल लेके बेचारा ग्रेड स्टेशन के सामने खड़ा होगा, मेरी गैस का बिल पे कर दें वरना मैं बिजली के तार को हाथ लगा रहा हूँ। वही आम आदमी बेचारा सिसकता बिलकता अपने बच्चों की फीस देने के लिए लोगों से गिरयावजारी कर रहा होगा, मेरे बच्चों की फीस अदा कर दो, मेरी सफ़ेद पोशी कायम रहने दो। जब तक हमारे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट अ स्मूथ सिस्टम टू रन आवर बिलव्ड कंट्री विच इज़ कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये भी बताएं आईनी तरमीम के अंदर ऐसा क्या है जो सबसे छुपाया जा रहा है? अच्छा देखिए, मौलाना फजल रहमान ने मांगा कि मुझे मुसव्विदातें दे दियो यार किस चीज़ पे साइन करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो दे दें, तरमीम क्या है। अच्छा हुआ ये कि हमारे वजीर कानून आजम नज़ीर तारिड़ साहब ना, उन्होंने कहा मुसव्विदा मेरे पास आ गया जी, टीवी पे फट्टे चल गए, सबके तरामीम का मुसव्विदा आ गया। मतलब वुड यू इमेजिन, ख्वाजा आसिफ हमारे वजीर दिफा, उनको नहीं पता था कि आईनी तरामीम का मुसव्विदा क्या है। हमारे आज़म नज़ीर तारिड़, उनको नहीं पता था कि आईनी तरामीम का मुसव्विदा क्या है। हमारे बाकी जितने मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं उनको नहीं अंदाज़ा था कि आईनी तरमीम करनी क्या है। अच्छा, अब एक चूंकि कैबिनेट में डिस्कस हुआ, 2 तरह के मुसव्विदात इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं। एक तो कोई 90 किस्म की तरामीम हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी तरामीम हुकूमत चाह रही है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ना एक चीज़ जो बड़ी परेशान कर रही है आम आदमी को, इस वक्त तरामीम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त इम्पॉर्टेंट है मुल्की मईशत को सहारा देना, इस वक्त इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करना, इस वक्त इम्पॉर्टेंट है ब्रेन ड्रेन को रोकना, इस वक्त इम्पॉर्टेंट है
आपसी लड़ाई झगड़ों को खत्म करना। इस वक्त इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का नौजवान यहां फील करे कि यार मेरा मुस्तकबिल सिक्योर है। इस वक्त इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट क्या परफॉर्म कर रही है, इस गवर्नमेंट का क्या जो मुआशी प्लान था वो इंप्लीमेंट हो रहा है, उससे रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जवाब नफी में है। तो ये अफसोसनाक है। तरमीम एक सेकेंडरी चीज है, वो बहरहाल हुकूमत हफ्ते बाद कर लेगी। मौलाना फजलुर रहमान मान भी जाएंगे। ये किन शराइत पे मौलाना फजलुर रहमान किन शराइत पे काम करेंगे? अच्छा देखिए, उनके पास ना 8 सीटें हैं कौमी असम्बली में और 5 सीटें हैं सेनेट में। वो एक तगड़ा फिगर है इस वक्त। अच्छा, मौलाना अगर मिल भी जाते हैं ना हुकूमत के साथ, फिर भी हुकूमत को 2 मजीद अरकान चाहिए। लेकिन मौलाना जब मिल जाते हैं, कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा कि तादाद पूरी कर ली जाएगी। अब मौलाना अपनी मतलब अगर KPK की गवर्नरशिप उन्हें मिल जाती है तो मौलाना मान जाएंगे। और देखिए, कीप दिस इन माइंड, फैसल करीम कुंडी को साइड पे करना कोई मुश्किल काम नहीं है हुकूमत के लिए, खास तौर पे उनके लिए जिनके बिहाफ पे फैसल वावडा ये कहते हैं ये नाअहल और नालायक हैं। नाअहल और नालायक हर सियासतदान पाकिस्तान के इस सिस्टम में साबित होता है जो एक खास लाइन को फॉलो नहीं कर रहा होता। यानी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ना कुछ क्लेम्स कर रहे हैं। वो कहते हैं देखिए, शहबाज शरीफ की सिर्फ 17 सीट्स थी, उनको वजीर आजम बना दिया गया। मरियम नवाज थी, वो हार रही थी और उन्हें वजीर आला पंजाब बना दिया गया। लेकिन सिर्फ एक काम कहा पूरे इस सेशन में, पूरे इस टेनोर में, कि आप ये आईनी तरमीम हमें करवा दो। लेकिन ये इतने नालायक और नाअहल हैं कि इनसे आईनी तरमीम ही नहीं करवाई थी। अच्छा, इस पर आपके क्या कहना है कि नवाज शरीफ साहब अभी तक इतना खामोश क्यों हुए? उनके बारे में कोई बात नहीं सामने आई? जान से प्यारे लोगों से भी कुछ कुछ पर्दा लाजिम है। सारी बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं। नवाज शरीफ साहब जिस रौनक के साथ, जिस वक़ार के साथ, जिस तमकनत के साथ, जिस शान शौकत के साथ 21 अक्टूबर को यहाँ लैंड हुए थे ना, जो वादे उनके साथ किए गए थे वो सारे वफा ना हो सके। मसलन आपको हैरान कुन बात बताऊं, अंदर की खबर ये है कि नवाज शरीफ ने ये कहा था, मैं मौलाना फजलुर रहमान का मरहून मिन्नत नहीं हो सकता, मौलाना फजलुर रहमान पे मैंने बेस नहीं करना, मौलाना फजलुर रहमान मुझे कहीं इस्तेमाल ना कर सके। आज मौलाना फजलुर रहमान इतनी अहम आइडेंटिटी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना पड़ रहा है उन्हें, अगर उन्होंने आईनी तरमीम करनी है। आईनी तरमीम वो नहीं कर पा रहे। और हैरान कुन बात ये भी है कि नवाज शरीफ साहब चूँकि हालात उनसे मुताबिकत नहीं रखते और वो चाहते हैं कि यार इस बेइज्जती की ज़िंदगी के साथ, यार गैरत के साथ वहाँ 4 दिन जी लूँ जो मेरी ज़िंदगी है, वो यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन उनको जाने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जा रही कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ हमेशा से बनाते आए हैं। अगर नवाज शरीफ UK जाके बैठ जाते हैं, उन्होंने अगेन एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना है जिसका इस सारे सिस्टम को बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान में रखा गया है, कहते ना रस्सियां नाल बन के रखा हुआ आज। अच्छा, तो वही भी पकड़ में आ गए। हाँ, जाहिर है अब चूंकि डील्स ऐसी हैं और उसके तहत भाई उनका वजीर आजम है और उन्हें ही हैज टू स्टे हियर। इमरान खान के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो जेल से कब तक बाहर आ रहे हैं? अच्छा देखिए जी, इमरान खान वो है ना छेड़ निखत बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। इमरान खान बेचारा बेजार बैठा है, आप शरारतें कर रही हैं। इमरान खान मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। अगर आप मतलब एक लीडर जो तो घर वाले कहने लापे ना मुंडा तो कुछ करेगा, तो वो लीडर होता है। वो टबूसियाँ सबसे ज़्यादा इमरान खान मार लेता है, धमकी सबसे ज़्यादा जो भारी लहजा है इस सिलसिले में इमरान खान बात में दम होता है तभी। हाँ, सबसे ज़्यादा फॉलोअर 8 फरवरी 2024 को इमरान खान को जितना वोट पड़ा है तारीख में किसी सियासतदान को नहीं पड़ा। लाइक इमरान खान इज द लिविंग लेजेंड। बट अब वो जेल के अंदर क्यों हैं, रिहा कब होंगे? जेल के अंदर इसलिए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर इमरान खान साहब आए थे
इमरान खान साहब को लगा कि मैं भी नवाज शरीफ की तरह आंखें दिखाऊंगा तो इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी बैकफुट पे आ जाएगी। इमरान खान को ये हकीकत समझ लेनी चाहिए, थोड़ा नीवा दाल है कि फ़िलहाल बाहर आन जेल तो, फिर उसके बाद क्या करना है ये देखा जाएगा। तब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़े से नॉर्मल, थोड़े से नरम नहीं हो जाते। कल का उनका बयान देख लें, उन्होंने फिर ये बयान दिया है कि ये सिर्फ आईनी तरमीम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे जेल में रखना है। काजी फाइज ईसा को इसलिए हमारे ऊपर बैठाना चाह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा इनके हक में फैसले देते हैं। इन्होंने मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया है। अच्छा, अगर वो जेल से बाहर नहीं आ रहे तो उनका भी ट्रायल हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली, अगर यही शदोमत, इसी शदोमत के साथ वो लगे रहे ना तो मिलिट्री ट्रायल तय है उनका। मिलिट्री ट्रायल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बनेंगे। और जब फैज़ हमीद कहेंगे सब कुछ, लाइक आप देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे छापा पड़ा है, उनका कंप्यूटर उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, उसके बाद क्या क्या कुछ शवाहिद सामने लाए गए, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद को पकड़ा गया। जनरल फैज़ हमीद अगर वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता। तो मेरी गुजारिश है, मतलब ये हकाइक पे मबनी है। वैसे जितना पब्लिक प्रेशर है, थिंग्स कैन बी ऑपोजिट, बट इमरान खान इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होना तय है और इमरान खान का खुदा न खास्ता इमरान खान पे कोई कड़ा वक्त आ सकता है। अच्छा सर, अब बात करते हैं हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अहम समाजी मसाइल कौन से हैं जिन पे मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है अभी? अच्छा ना जी, एक हफ़्ता पहले ना मुल्तान से खबर आई, 55 साल के एक चाचा जी थे प्लस एक कोई 27-28 साल का नौजवान था। दोनों की गाड़ी आपस में टकराई। वो जो 27-28 साल का नौजवान था उसका बम्पर पे खराश आई है, वो गाड़ी से निकला, उसने 55 साल के बाबा जी के सीने पे मुक्का मारा है। बाबा जी उसी जगह पे फना हो गए। डन। अब इतनी ज़्यादा शिद्दत ये जो हमारे रवैयों में आ गई है ना, ये सोसाइटीज़ को पनपने नहीं देती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत देर पहले, मतलब 1400 साल पहले हमें कह दिया था, लैस शदीद बिसुरती वलाकिन्न शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। तुम में से बहादुर वो नहीं है जो मुक्का मार के दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से में खुद पर काबू पा ले। ये शिद्दत का रवैया जो है ना, इसने हमारी सोसाइटी को खोखला करके रख दिया। आप 13-14 साल के बच्चे को छेड़ के तो देखें, वो बंदूक निकालने तक जाएगा। पिछले दफा एक दफा स्कूल का वाकया था, उसमें बच्चों की लड़ाई है, उसने उसको मार दिया। हाँ एग्जैक्टली, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा इशू इस वक्त शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को इस वक्त हमें रोकना है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मतलब वो 27 साल का नौजवान जेल में सारी उम्र रहेगा। सर यहाँ पे ये कह सकते हैं सजाएं नहीं मिलती, इसलिए अवाम, सजाएं मिलना तो अगली चीज़ है ना जी। जुर्म होगा तो सज़ा मिलेगी, जुर्म ही नहीं होना चाहिए। हमारी परवरिश में एक ऐसा खला आ चुका है कि मतलब इमरान खान के एंड पे जो एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, उन्होंने बदतमीज़ सोसाइटी पैदा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मुझे ज़रूर गालियाँ देंगे, कमेंट्स में बहुत सारी गालियाँ मिलेंगी, लेकिन ये जेन्युइन बात है। वो नौजवान जो 2000 के बाद पैदा हुआ है, आप उससे बात तो करके देखें, उसे पढ़ाया ही ये गया है कि एक इमरान खान है। मतलब मैं ये नहीं कह, इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है, बट इमरान खान को किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो सोसाइटी को बदतमीज़, सोसाइटी को बदतहजीब, सोसाइटी को अनसिविलाइज्ड बना दे। आप 24 साल के, 20 साल के, 30 साल के नौजवान से बात तो करके देखें, वो कहेगा इमरान खान के अलावा बात कर रहे हैं, आप बंदे ही ठीक नहीं। मुझे आपकी पता नहीं क्या क्या कुछ वो आपके जिम्मे लगाते हैं सारे। यस यस यस, तो ये नहीं होना चाहिए। आज से पहले, मतलब 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाला गया, मैं वाजे कर दूं, नवाज शरीफ का मैं कोई फैन नहीं, उससे पहले मैं सारी बातें कर चुका हूं, बट नवाज शरीफ के दौर तक हम इतने बदतहजीब, बद किरदार, अनसिविलाइज्ड नहीं थे। जब तक ये शिद्दत पसंदी का रवैया, ये पोलराइजेशन सियासत में खत्म नहीं होगी, मतलब सियासतदान एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते थे इससे पहले। जब से इमरान खान आया है ना, जबकि हर सियासतदान को पता है कि इमरान खान भी कहता है ओए शिबली, ओए फराज, ओए ओए उमर, मतलब ये कुछ रवैया नहीं है।
मुआशरों में ना एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के, गिव एंड टेक के साथ मामला चलते हैं। कोई फ़र्द वाहिद कभी इतना महान नहीं होता कि वो सारा कुछ लेके बैठ जाए कि आई एम द ओनली मैन हु इज़ गोइंग टू प्ले, वो बस बैटिंग वही करेगा, बाकी सारे बॉल करवाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपने बैटिंग भी करनी है, आपने बॉल भी करवानी है, आपने किसी की सुननी भी है। असम्बली में बैठ के लोगों के मसाइल पे बात करनी है। जब तक आप असम्बली में बैठ के लोगों के मसाइल पे सही पॉजिटिवली बात नहीं ना करेंगे, तब तक आपकी चीज़ें सुधरेंगी नहीं। अच्छा सर, आखिर में आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लिसनर्स को मैसेज यही जी, अपने बच्चों को दौर बहुत कड़ा है, अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी सिखाएं। स्किल्स का जो दौर है वो मतलब जिसने स्किल सीख ली वो कामयाब है, और जिसने स्किल्स नहीं सीखी उनके बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं। अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने ख़ानदान को, तमाम जुज़्व को, अज्जा को एक सिविलाइज्ड लोग बनाएं, क्योंकि सोसाइटी में माजे गामे फज्जे तो बहुत ज़्यादा हैं। सोसाइटी में अच्छे लोगों की कमी है। आप अपना किरदार अदा करें कि सोसाइटी में जब आपका बच्चा जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत सिविलाइज्ड बच्चा हो, जब वो बोले तो बातों से फूल झड़ें कि यार ये कमाल आदमी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाल के दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।